चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, एनर्जी बजट मेथड, है ना। आपने इससे पहले देखा था वाटर बजट मेथड, जो कि किस में काम करती थी, हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी के ऊपर, ठीक है। ये किस पे काम करेगा, एनर्जी नाम है तो किस पे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, पहले एक डायग्राम बना के समझते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है वाटर बॉडी पे जब सन उसको एनर्जी देता है थोड़ी बहुत, है ना। मान लो यहां पे सन है, कौन सा, SON वाला है, SUN वाला, SUN वाला, है ना। क्या होगा इसमें देख लेते हैं, ये है वाटर बॉडी का लेवल, ठीक है। अब क्या होगा, सन के पास तो बहुत एनर्जी है ना, तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी देगा पानी को ऑटोमेटिक, वो तो पूरे अर्थ को एनर्जी देता है ना। तो कुछ एनर्जी आएगी जिसको हम बोल सकते हैं HC, ठीक है, मतलब इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम सोलर, ठीक है। तो क्या ये पूरी की पूरी एनर्जी इस पानी में को बॉईल करने में मदद करेगी क्या, नहीं। थोड़ी सी एनर्जी तो तुरंत कहां चली जाएगी, तुरंत इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं RHC। R कोफिशिएंट होता है ना, सरफेस का अलग से सरफेस कोफिशिएंट, तो जो तुरंत अपनी एनर्जी क्या कर देता है, बैक, ठीक है। तो इतनी एनर्जी तो तुरंत क्या हो जाएगी, बैक। और क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्शन आएगा इसका, उसके कारण बैक हो जाएगा, ठीक है, जो कि होगा HB, ठीक है। तो कितनी एनर्जी गई पानी के अंदर, पानी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम बोल सकते हैं नेट एनर्जी, है ना। HN से डोनेट कर रहा हूं, नेट एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, ये मैं बोल सकता हूं SC 1 - R - HB, इसके बराबर होगा, क्योंकि ठीक है HC × R तो चला गया, है ना, बाकी बैक रेडिएशन में चला गया HB, बैक रेडिएशन भी लिख सकते हो इसको आप, बैक रेडिएशन, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ एनर्जी होगी जो कहां चली जाएगी, जो ग्राउंड में, ग्राउंड भी है ना यहां पे, उसको ठंडा करने में चली जाएगी, तो उसको हम बोल देते हैं HG। कुछ एनर्जी जो ग्राउंड से लगेगी वो क्या हो जाएगी, HG, ठीक है। कुछ एनर्जी इंडक्शन, या फिर बोल सकते हो आप पानी इससे बह भी तो रहा है ना, ये रिजर्वायर से पानी बाहर भी तो जा रहा है, तो वो भी अपने साथ कुछ एनर्जी लेके जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं HI। कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी HS, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी अभी तक इवापोरेशन में कोई काम नहीं आया है, ठीक है। इवापोरेशन के लिए एक अलग से एनर्जी आएगी आपकी, जिसको हम बोल सकते हैं HE, जो कि किसके बराबर होगी, वो होगी डेंसिटी L और इवापोरेशन रेट के बराबर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम खुले में कुछ चीज बोलते हैं ना, हमेशा ढक के पकाओ, है ना, खाना हमेशा ढक्कन लगा के पकाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, गैस ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ढक्कन नहीं लगा सकते अपन, है ना। तो कुछ एनर्जी क्या होगी, एटमॉस्फेयर में भी चली जाएगी, एयर में चली जाएगी पानी से, जिसको हम बोलेंगे HA। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला क्या, कि HN = लिख सकता हूं मैं क्या, HN क्या था, जो पानी के अंदर आया, HN = क्योंकि ये HC जो चला गया है ना, RHC, इससे हमको मतलब नहीं है, और जो रेडिएशन बैक हो गया उससे भी मतलब नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट देखेंगे नेट हीट जो पानी के अंदर आई वो किस किस के पास गई, HS के पास गई, हीट स्टोर्ड इन वाटर, कुछ एनर्जी पानी के साथ बह के बाहर भी चली गई, कुछ एनर्जी ग्राउंड में चली गई, कुछ एनर्जी हवा में चली गई, कुछ एनर्जी मेरे पास रही, क्या होगा वो, HE। क्लियर है। तो मुझे मुझे क्या टर्म निकालना है, HE टर्म निकालना है, तभी तो मैं इवापोरेशन लॉस निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब के आप टर्म्स भी लिख सकते हैं, है ना, मैंने लिख दिया है कि HS क्या है, नेट हीट स्टोर्ड इन वाटर, बताया था HS क्या है, नेट हीट स्टोर्ड इन वाटर,
HN क्या है? नेट हीट रिसीव्ड बाय द वाटर सरफेस, जो कि किसके बराबर होगा? HC इंटू 1 माइनस आर इंटू HB। अब HC इंटू 1 माइनस आर क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंटू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ क्या होगा? कुछ रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा है। कितना रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा है? RHC। आ कितना रहा है? HC इंटू 1 माइनस आर। उसमें से भी कुछ बैक रेडिएशन भी है, तो टोटल नेट क्या हो जाएगा? HC इंटू 1 माइनस आर माइनस HB। क्लियर है? HB क्या है? बैक रेडिएशन फ्रॉम द वाटर सरफेस टू द एयर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं HE। मेन HE है जो किसके काम आ रहा है? हीट यूज्ड अप इन इवोपरेशन, जो कि किसके बराबर है? डेंसिटी इंटू लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, इट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। L क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड दिस इज योर इवोपरेशन लॉस इन mm। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे HA, है ना। जब पानी गर्म करते हैं या कुछ पकाते हैं हम, तो ऑब्वियसली कुछ हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है, हम बोल सकते हैं एयर में चली जाती है, वो क्या है? HA है, सेंसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वाटर सरफेस टू एयर। नेक्स्ट कुछ हीट कहां चली गई? ग्राउंड में, हीट फ्लक्स इनटू द ग्राउंड। कुछ हीट पानी के साथ बह गई, वो क्या है? HI। ठीक है, तो अगर हम इसमें बहुत ही स्मॉल टाइम के इंटरवल लेते हैं तो HG और HI जो हैं वो क्या हो जाते हैं? नेग्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम पूरा लेके चलेंगे, बाद में देखेंगे नेग्लेक्ट क्या क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो HE भी निकाल सकते हो, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये HA निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो HA कैसे निकालेंगे हम? HA के लिए हम बोवेन रेशियो यूज करेंगे। बोवेन रेशियो क्या होता है भाई? ये बोवेन रेशियो कुछ नहीं होता, बोवेन रेशियो इज इक्वल्स टू सेंसिबल हीट ट्रांसफर HA अपॉन HE। ओके, इसको डोनेट करते हैं हम बोवेन रेशियो को बीटा से। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे हम? अब आप देख रहे हो क्या बन जाएगा। आपको मेन क्या चाहिए? मेन मुझे ऐसा इक्वेशन चाहिए ना, HE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर मैं इस इक्वेशन में HE निकालने जाऊं तो HE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? HN माइनस बाकी सब, या फिर मेरे पास अगर HA भी नहीं है तो उस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो पहले उसी को लिख देता हूं एक बार यहां पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। HN इज इक्वल्स टू क्या क्या देखा था हमने? HS प्लस HI प्लस HG प्लस HA प्लस HE। ठीक है, और कुछ छूटा? HB तो इसी में आ गया, HB HN में आ गया है ना, HC भी इसी में आ गया है, और कुछ बचा है? नहीं, है ना। अब लेकिन मैं HA नहीं निकाल सकता, है ना, एक्सपेरिमेंटली या किसी भी रीडिंग लेके भी HA नहीं निकाल सकता, तो मैं इसको किससे निकालूंगा? बोवेन रेशियो से। तो अब हम देखते हैं क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कुछ ऐसा हो जाएगा, HE प्लस HA इज इक्वल्स टू HN माइनस, बाकी पूरे ब्रैकेट में लिख देता हूं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, माइनस, पहले हम ले लेते हैं HS माइनस HI माइनस HG। ये हो जाएगा कुछ इक्वेशन। ठीक है, अब देखता हूं मैं, अब इस बोवेन रेशियो को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि HA इज इक्वल्स टू HE बोवेन रेशियो, ऐसा लिख सकता हूं ना, ये यहां ट्रांसफर हो गया बस। ठीक है, नेक्स्ट HE को भी मैं ऐसा लिख सकता हूं। HE किसके बराबर था? HE था डेंसिटी लेटेंट हीट इवोपरेशन लॉस बीटा, ऐसा लिख सकता हूं मैं HA को। क्लियर है? चलिए अब HE की जगह मैं रख देता हूं उसकी वैल्यू डेंसिटी L और इवोपरेशन लॉस प्लस HA की जगह मैं उसकी वैल्यू रख देता हूं डेंसिटी L EL बोवेन रेशियो। क्लियर है? इज इक्वल्स टू HN माइनस HS माइनस HI माइनस HG। क्लियर है इक्वेशन? अब इसमें मुझे सिर्फ EL निकालना है,
तो मैं इजीली EL निकाल सकता हूं। इस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा मेरा, ये EL कॉमन हो गया, EL, या मैं पूरा डेंसिटी, लेटेंट हीट और EL को कॉमन लेके बाहर ले सकता हूं, और कुछ ये लिख सकता हूं मैं, ऐसा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, HN माइनस HC माइनस HI माइनस HG डिवाइडेड बाय रो L 1 प्लस बोवेन रेशियो। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी बजट मेथड से निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, HL इज इक्वल्स टू HN माइनस HS प्लस माइनस HI माइनस HG अपॉन डेंसिटी रो L ब्रैकेट में 1 प्लस बोवेन रेशियो। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें अगर आप स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लोगे, अगर है ना, अगर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो HI और HG की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। ठीक है, क्योंकि हीट ग्राउंड में ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा और पानी जब जाएगा हीट के साथ तो HI में भी टाइम लगेगा, तो बड़े ड्यूरेशन के लिए हम HI और HG को कंसीडर करेंगे, फॉर स्मॉल ड्यूरेशन इनकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि इवोपरेशन कैसे कैलकुलेट किया हमने, है ना, इवोपरेशन के क्या क्या फैक्टर थे, फिर कैसे कैसे आप इवोपरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, क्या क्या देखा, 3 मेथड देखी हमने। पहला था क्या, इवोपरीमीटर, सेकंड था हमारा इंपेरिकल फॉर्मूलेस, और थर्ड था एनालिटिकल। उसमें हमने 2 मेथड देखी, वाटर बजट और एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्वायर इवोपरेशन। ठीक है, अगर रिजर्वायर में इवोपरेशन होता है तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेनली हम ज्यादातर पेन का ही यूज करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है उसका VE मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपरेटेड पर मंथ। ओके, सीधा मंथ का निकालेंगे हम। ठीक है, तो VE क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपरेटेड पर मंथ इज इक्वल्स टू AEPM CP। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है। अब इसको समझ लेंगे तो और अच्छा होगा, है ना। तो VE क्या था, VE था हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपरेटेड पर मंथ। किसमें होगा, इसका यूनिट हम ले लेते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, क्लियर है। अब A क्या होगा, A इज द एरिया ऑफ द रिजर्वायर, है ना। हमने देखा था वॉल्यूम को अगर आपको निकालना है तो क्या करते थे हम, कोई भी डेप्थ इनटू एरिया, तो एरिया आ गया आपका A, है ना। A को क्या लिख सकता हूं मैं, A हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द रिजर्वायर। A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं EPM क्या है। EPM है इवोपरेशन पर मंथ। ठीक है, EPM क्या है, EPM टोटल इवोपरेशन पर मंथ। कैसे निकालेंगे हम, लिख लेते हैं पहले, इवोपरेशन पर मंथ, इवोपरेशन पर मंथ। अब भाई ये मीटर स्क्वायर में चाहिए, है ना, ये मीटर क्यूब में चाहिए, एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, तो जो इवोपरेशन पर मंथ होगा वो किस में निकालूंगा मैं, मीटर में। ठीक है, कैसे निकालोगे आप इसको आप लिख सकते हो EL क्या होगा, EL इज द इवोपरेशन लॉस mm पर डे भी ले सकते हो, है ना, या आप इसको पर मंथ भी कर सकते हो। हम पर डे लेते हैं क्योंकि अभी तक हम जब भी कैलकुलेट कर रहे थे इवोपरेशन किस यूनिट में कर रहे थे, हम कर रहे थे mm पर डे में। ठीक है, चलिए, तो EL हो गया mm पर डे में, यहां लिख दे रहा हूं मैं, EL हो गया mm पर डे में, इनटू क्या करोगे आप, इनटू करेंगे हम 30 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेज मंथ में, इनटू 10 टू द पावर -3 क्यों करोगे, क्योंकि ये mm में है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है,
मीटर में, ठीक है। इसको 30 की जगह आप ये भी लिख सकते हो, या फिर सीधा 30 की जगह आप लिख सकते हो, यहां पे लिख देता हूं मैं 10 to the power -3 इंटू नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ, ठीक है। जरूरी नहीं हर मंथ में 30 डेज ही हो, है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ, ठीक है। अच्छा, यहां आ गया था हमारा 10 to the power -3। इवोपरेशन पर मंथ, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा सीपी। ये ईएल होगा आपका पैन इवोपरेशन, ठीक है। ये ईएल क्या होगा, ये होगा मेरा पैन इवोपरेशन, ठीक है, क्योंकि पैन की हेल्प से हम निकालते हैं किसी भी रिजर्वायर का, ठीक है। सीपी क्या हो जाएगा, पैन कोफिशिएंट। अब ये पैन कोफिशिएंट किसी भी पैन का हो सकता है जो आप यूज कर रहे हो, क्लियर है। किसी रिजर्वायर में अगर वॉल्यूम ऑफ इवोपरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया इनटू इवोपरेशन पर मंथ इनटू पैन कोफिशिएंट, ठीक है। एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। ईपीएम क्या होगा, ईपीएम में हम मल्टीप्लाई करेंगे ईएल, पहले ईएल निकाल लेंगे कि लेक में कितना पैन में कितना इवोपरेशन हुआ है एमएम पर डे में, इनटू 10 to the power -3 करेंगे, क्यों, ताकि एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर सकें, इनटू नंबर ऑफ डेज, ताकि डे को हम मंथ में कन्वर्ट करें, और आखिरी में सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे पैन कोफिशिएंट से, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगी, सिंपल फॉर्मूला। अब इवोपरेशन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको, आप क्या कर रहे हो, रिजर्वायर बना रहे हो या लेक बना रहे हो, पानी की बहुत दिक्कत है ना, पानी की कमी है बड़ी बड़े शहरों में। तो क्या होता है, वो छोटे छोटे गाँव में भी है कहीं पे, तो क्या होता है, आप रिजर्वायर बनाते हो, बहुत सारा पानी किसमें लॉस चला जा रहा है, इवोपरेशन में लॉस हो जा रहा है ना। तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इवोपरेशन को, लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स टू रिड्यूस इवोपरेशन, ठीक है। क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं हम, हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन में कौन था जो इवोपरेशन को कम कर सकता था, पहला था ना एक, कोई कौन था, ये था सरफेस एरिया, ठीक है। एक तो सैलिनिटी भी थी, लेकिन अगर आप पानी की सैलिनिटी बढ़ा दोगे तो वो पानी आपके ज्यादा यूज का नहीं रहेगा, है ना, सिर्फ कम कम जगह ही यूज कर पाओगे, या उसको प्योर करके यूज करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो आप सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सकते हो, है ना, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं रिड्यूस सरफेस एरिया, ठीक है। पहला हम लिख सकते हैं रिड्यूस सरफेस एरिया। क्या करो आप, कोई भी अगर पॉन्ड बना रहे हो, है ना, या लेक बना रहे हैं हम नई, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको ज्यादा डीप बना देंगे ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। वैसे भी इंडिया में आजकल एरिया का बहुत प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया कम कर देंगे और उसकी डेप्थ को बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे उसका इवोपरेशन कम हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और कैसे कम कर सकते हो आप इवोपरेशन। सेकंड है, या तो कोई मैकेनिकल कवर लगा दो, सेकंड इज मैकेनिकल कवर। अब मैकेनिकल कवर कैसे लगा सकते हो, या तो कोई शेल्टर दे दो, ठीक है, तो लेकिन बड़ी बॉडी के लिए ये पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी लेक है, बहुत सारे किलोमीटर की, तो ये पॉसिबल है क्या, ये सिर्फ पॉसिबल है कोई स्मॉल पॉन्ड के लिए, ठीक है। कोई तालाब है गांव में, तो उसके लिए आप मैकेनिकल कवर प्रोवाइड कर सकते हो किसी छोटी चीज के लिए। अब कोई बड़ा सा रिजर्वायर है, उसमें मैकेनिकल कवर लगाने जाओगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा तो इवोपरेशन ही होने दो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, रिजर्वायर का क्या हम छोड़ नहीं सकते, रिजर्वायर को क्या हम कवर नहीं कर सकते, उसके लिए एक और चीज है, वो है केमिकल कवर।
अब ये केमिकल कवर क्या होता है भाई? केमिकल कवर में क्या करते हैं हम, एक केमिकल डाल देते हैं किसके ऊपर, पूरे लेक या रिजर्वायर के ऊपर, ठीक है, जो कैसा हो, जो नॉन टॉक्सिक हो, है ना, हार्मफुल ना हो ज्यादा, या पानी की प्रॉपर्टीज को चेंज ना करे, ठीक है, कलर नहीं होना चाहिए उसका, कलरलेस होना चाहिए वो, ठीक है। तो ऐसे दो केमिकल हैं और वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल कवर होगा वो क्या होगा, एक पतली सी लेयर होगी आपके पूरे पानी में, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी बर्ड आती है पानी पीने, है ना, या बहुत तेज बारिश होती है, तो ये केमिकल कवर क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो हमको ऐसा कोई कवर, ऐसा कोई केमिकल चाहिए जो अपने आप को दोबारा हील कर ले या दोबारा उस लेयर को बना ले, है ना, अगर बारिश हुई लेयर टूट गई तो दोबारा उसको बना ले। तो ऐसे दो केमिकल है हमारे पास, पहला है सिटाइल अल्कोहल, ठीक है, ये आपके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ठीक है, कि केमिकल कवर के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, तो सिटाइल अल्कोहल या फिर एस्ट्राइल अल्कोहल, ठीक है, ये दो केमिकल हैं जो यूज होते हैं एज अ केमिकल कवर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है, मैंने बताया था शुरू में, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो आप। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब कोई प्लांट या ट्री, इनको पानी कहां से मिलता है, प्लांट या ट्री को, इनको भी तो पानी की जरूरत है ना बहुत। अगर प्लांट या ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका जीवन नहीं चल पाएगा, वो क्या होगा, मर जाएगा, है ना। तो उसके अंदर भी पानी रहता है ना, लीव्स रहती हैं, छोटी छोटी लीव्स में पोर्स होते हैं, है ना, छोटी छोटी लीव्स रहती हैं, लीव्स में पोर्स होते हैं, और यहां पे क्या है आपका सन क्या करेगा, सन इन पोर्स से वो पानी को खींच लेता है या इवोपरेट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जो ये प्लांट से जो पानी जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है ट्रांसपीरेशन। अब क्या ये सिर्फ पानी प्लांट से ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पास की सॉइल से भी पानी जाएगा, सॉइल में भी तो कुछ पानी होगा ना, है ना, उससे भी तो सन खींच लेगा पानी, सन मतलब SUN वाला सन, ठीक है, वो उससे भी तो पानी खींच लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। तो प्लांट के लिए तो दो तरफ से लॉस है, उसके आसपास की सॉइल का जो वो पानी खींच रहा था वो भी सन ले रहा है, और जो पानी उसके अंदर था उसको भी सन ले रहा है, ठीक है, इवोपरेशन के कारण। और अगर प्लांट या ट्री वो पानी को देने में असमर्थ होगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा, है ना, या सूख जाएगा। देखा होगा आपने, प्लांट को अगर थोड़े दिन पानी नहीं दो गर्मी में तो क्या होता है, वो सूख जाता है या मुरझा जाता है ना। या आपने देखा होगा जिनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, जिन प्लांट्स की, वो गर्मियों में कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, अपना सरफेस एरिया वो ऑटोमेटिक कम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, देखा था ना हमने, सरफेस एरिया रिड्यूसेस इवोपरेशन। तो ये प्लांट भी जानता है, ठीक है, तो वो अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है, अगर उसके पास पानी कम होता है तो वो क्या कर लेता है, उनको चिपका लेता है ना, या सिकुड़ ले लेता है ना, श्रंक हो जाती हैं पत्तियां, ठीक है, फोल्ड हो जाती हैं, या तो बोल सकते हो आप। तो उसको नीड है इस पानी की, है ना। ये जो इवोपरेशन हो रहा है जमीन से और जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है प्लांट से, उतना पानी अगर उसके पास है तो वो जीवित रहेगा, ठीक है। पानी मतलब उसके लिए पैसा समझ लो, ठीक है। जैसे अगर अपने पास पैसा नहीं है तो भूख लग रही है, खाना नहीं है ना, तो क्या होगा, आप मर जाओगे ऑब्वियसली। तो वैसे ही प्लांट को भी भूख क्या है, उसको भूख कौन क्रिएट कर रहा है, सन। और अगर उसके पास पानी नहीं हुआ सन को देने के लिए तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक मिक्स टर्म निकाला, क्योंकि उसकी सॉइल से इवोपरेशन हो रहा है और उसके अंदर से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन। तो हमने एक मिक्स टर्म निकाला जिसको हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन।
जिसको हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ये इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, ये दोनों का मिक्स्ड टर्म है। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, ये है कंजम्पटिव यूज, सॉरी ये है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय द प्लांट। ठीक है, मतलब मिनिमम इतना पानी चाहिए, कितना पानी, इवेपोट्रांसपिरेशन जितना पानी किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए, ताकि वो किससे बच सके, सन से बच सके। क्लियर है क्या है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन? ये मिक्स्ड टर्म है इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, और ये क्या बताता है, ये बताता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर द प्लांट और ट्री। क्लियर है? अब इसमें दो टर्म देखे होंगे आपने, एक होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, एक होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, दो टर्म होते हैं, एक होता है पीईटी, एक होता है एईटी। ठीक है, अब पीईटी को समझते हैं और एईटी को समझते हैं, बाद में मैं इनकी आपको डेफिनेशन एक साथ लिखवा दूंगा सबकी। ठीक है, अब पीईटी और एईटी डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन वो चीज है या वो पानी है जो सन को चाहिए और प्लांट के पास है, तो वो इजीली देता रहेगा उसको, तो उसकी ग्रोथ में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आपके पास, मान लो मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को मैंने प्रॉपर सब सारी बुक्स दी हुई हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रखा है उसको, है ना, कि शांति रहे, वो शांति से पढ़ रहा है ना। अब एक चीज इसमें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी हमको कि दोनों बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। ठीक है, मस्ती नहीं करते वो, या मस्ती भी करते हैं तो पढ़ाई में भी प्रॉपर ध्यान देते हैं। ठीक है, एक बच्चे को मैंने क्या किया है, प्रॉपर साइलेंट जगह में रखा है ना, उसको प्रॉपर टाइम पे फूड मिल रहा है, उसको जो बुक्स चाहिए वो मिल रही है, तो वो अच्छे नंबर लाएगा, ऑब्वियसली वो अच्छे नंबर लाएगा। दूसरा बच्चा है, वो कहाँ रहता है, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग एरिया में रह रहा है, मान लो बहुत हल्ला हो रहा है आसपास, उसको जो बुक्स चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो उसको उसकी पढ़ाई क्या अच्छी चलेगी? बहुत मुश्किल से, है ना, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो पीईटी क्या है? पीईटी वो चीज है कि प्लांट को प्रॉपर पानी मिल रहा है, सारी जो एफर्ट्स चाहिए उतना पानी अवेलेबल है उसके पास, तो वो कहलाता है पीईटी, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है कि उसको पीईटी से कम मिल रहा है या एक्चुअल में कितना मिल रहा है। ठीक है, अगर एईटी पीईटी के बराबर है तो उसकी ग्रोथ कैसी होगी? अच्छी होगी। लेकिन अगर एईटी पीईटी से कम है, मतलब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कम है, तो क्या होगा? ये इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं लास्ट टाइम। पीईटी मान लो 33% मार्क्स हैं जो आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, है ना, 100 में से। अगर आपके 32 आ रहे हैं तो आप फेल हो जाओगे, तो 32 क्या है? एईटी है। लेकिन अगर यही एईटी 60% हो जाता है, पीईटी के बराबर, या मान लो 60% ही चाहिए था आपको पास होने के लिए, ये अगर 60% हो जाता है तो क्या होगा? इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो एईटी होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और पीईटी होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, मान लो ये एम है, इतना पानी चाहिए और इतना पानी एक्चुअल में प्रेजेंट है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, और अगर ये एईटी कम हो गया पीईटी से तो प्लांट की ग्रोथ खराब होगी। क्लियर है? चलिए अब इसके नोट्स लिखते हैं। चलिए, तो इसका आप डेफिनेशन लिख लेंगे ट्रांसपिरेशन का। इट इज अ प्रोसेस बाय विच water leaves the body of a living plant and reaches the atmosphere as water vapor. The water is taken up the plant root system and escape through the leaves. ठीक है, जैसा मैंने बताया था, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पानी जा रहा है ना, नीचे का पानी, ग्राउंड का वाटर क्या हो रहा है? प्लांट के थ्रू ऊपर जा रहा है, या प्लांट के अंदर जो पानी है वो भी कहाँ जा रहा है? इवापोरेट हो जा रहा है। ठीक है, और उसके आसपास की सॉइल का पानी भी इवापोरेट होता है, तो दोनों टर्म को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन। जो क्या बताता है? जो बताता है कंजम्पटिव यूज
कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय द प्लांट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, वाइल ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस द लैंड एरिया इन विच प्लांट स्टैंड ऑल्सो लूज मॉइस्चर बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर बॉडीज, हेंस दीज टू टर्म्स आर कंबाइंडली कॉल्ड एज इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब हमने दो चीज और देखी थी, पीईटी और एईटी। पीईटी क्या होता है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। क्या होता है इसका मतलब? इफ सफिशिएंट मॉइस्चर इज ऑलवेज अवेलेबल to completely meet the need of vegetation fully covering the area, the resulting evaporation is called potential evapotranspiration. डेफिनेशन में बोल रहा है कि अगर किसी सॉइल से इवापोरेशन हो रहा है और वहां पे फिर भी फुल्ली कवर्ड वेजिटेशन है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब वहां पे इतना पानी है कि अभी भी प्लांट जिंदा भी है और तभी भी इवेपोट्रांसपिरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी से हो रहा है, मतलब वो क्या है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? द रियल इवेपोट्रांसपिरेशन अकरिंग इन अ स्पेसिफाइड सिचुएशन इज कॉल्ड एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। चलिए एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूं मैं। अगर AET बराबर है, अगर AET बराबर है PET के, मतलब एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, गुड प्लांट ग्रोथ, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, गुड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब अगर AET कम है PET से, तो क्या हो जाएगा? प्लांट ग्रोथ सही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जितना पानी उसको चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। नॉट गुड फॉर द प्लांट, नॉट गुड फॉर द प्लांट। क्लियर है? या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जब AET और PET का रेशियो कितना हो? 1 हो, है ना, इक्वल टू 1 हो या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, इक्वल टू 1 तो काफी है, ठीक। और जब जब AET और PET का रेशियो लेस देन 1 हो, तो क्या होगा? तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक, हाउ टू मेजर द evapotranspiration, measurement of evapotranspiration, measurement of evapotranspiration। तो इसकी भी दो मेथड है, एक है या तो आप मेकिंग मॉडल, है ना, बाय मेकिंग मॉडल, पहले यही देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं बाय मेकिंग मॉडल, ठीक है। तो इसमें पहली टेक्निक है जिससे आप निकाल सकते हो, या आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत फेमस भी है। फर्स्ट है लेसीमीटर, ठीक है, लेसीमीटर। एंड सेकंड है फील्ड प्लॉट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फील्ड प्लॉट, ठीक है, फील्ड प्लॉट, ठीक है। तो सबसे पहले लेसीमीटर देखते हैं। लेसीमीटर में क्या होता है? यहाँ पे लेसीमीटर में कुछ नहीं, आप घर में भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, एक टैंक लिया जिसका बॉटम कैसा है? जिसका बॉटम परवियस हो, मतलब कि बॉटम में कोई प्लेट ना लगी हो, सिर्फ मिट्टी हो, ठीक है, और साइड से सपोर्ट हो। मान लो कि कोई एक ऐसा गमला जिसके नीचे कोई बेस नहीं है, ठीक है, तो बेस में हमने क्या रख दिया? बेस में हमने एक ट्रे रख दी, ठीक है, और ये परवियस है, और इसमें क्या किया हमने? कुछ यहाँ पे मान लो सॉइल डली हुई है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सॉइल है, और हमने क्या किया? इसमें कुछ प्लांट्स लगा दिया,
ठीक है, घर में भी कर सकते हो आप, है ना। प्लांट्स लगा दिए। अब क्या किया हमने, नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर, नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें डाला, वाटर डाला, ठीक है। कितना डाला, अपने जितना पता था आपको, है ना, 1 लीटर 2 लीटर आपको पता है आपने कितना डाला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जितनी प्लांट को जरूरत होगी उतना सॉइल में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मॉइस्चर ग्रैब हो जाएगा इसके अंदर, ऑटोमेटिक पानी, ठीक है। और जितना नहीं चाहिए होगा वो कहां आ जाएगा, वो नीचे इस ट्रे पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो नॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने डाला है माइनस जितना प्लेट में आ गया, क्योंकि ये तो प्लांट के काम नहीं आया ना, ये तो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, तो जो अंदर बचा वही क्या है, वो है मेरा इवेपोट्रांसपिरेशन, या क्या बोल सकते हो, वो है मेरा कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय द प्लांट। सिंपल मेथड है ना। क्या किया, एक गमला दिया जिसका बेस नहीं था, उसमें नॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर डाला, कुछ प्लांट्स उगा के, कुछ पानी वो सॉइल के अंदर रह गया, कुछ पानी किस में आ गया, ट्रे में आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, नॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर को ट्रे वाले पानी से माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा आपको, इवेपोट्रांसपिरेशन, या फिर आप उसको बोल सकते हो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय द प्लांट, ठीक है। सेम प्लॉट फील्ड में क्या होगा, हमने एक स्पेसिफाइड प्लॉट ले लिया, ठीक है, एक स्पेसिफाइड प्लॉट ले लिया है, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कितना पानी प्रेसिपिटेशन से आ रहा है, रेन से, है ना। तो क्या करोगे आप, कैसे इवेपोट्रांसपिरेशन, ईटी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ईटी कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में, प्रेसिपिटेशन प्लस इरिगेशन जो आपने किया, है ना, इतना पानी क्या किया आपने, दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वाटर बजट इक्वेशन देखा था ना, उसी को इस प्लॉट में अप्लाई कर दे रहे हैं बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितना पानी बारिश से आ गया, ठीक है, कुछ पानी इरिगेशन से दिया, माइनस कर देंगे हम रन ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि आप जितना पानी छोड़ रहे हो पूरा का पूरा प्लॉट में जाए, कुछ पानी क्या होता है, ऑटोमेटिक सरफेस से रन ऑफ हो जाता है। जब आप गमले में पानी डालते हो, है ना, तो कुछ पानी नीचे से चला जाता है, और अगर आप ऊपर से ज्यादा पानी डाल देते हो गमले के ऊपर, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, क्योंकि सॉइल की अपनी कैपेसिटी होती है पानी लेने की। तो माइनस रन ऑफ करोगे आप, जो रन ऑफ क्वांटिटी जा रही है उससे, माइनस ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ठीक है, जो पानी पर डीप पर्कोलेशन से ग्राउंड वाटर में चला जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, उतना ही पानी डालेंगे जितना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे प्लॉट में, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर स्टोरेज को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए माइनस कर देंगे हम वाटर स्टोर्ड इन सॉइल, ठीक है। कुछ पानी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ना, कुछ सॉइल के अंदर छुप जाता है, वो हम इरिगेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको भी माइनस करोगे। कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो, इस पे वाटर बजट लगा रहे हो बस। क्लियर है दोनों मेथड। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूले से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ये हो गया आपकी प्रैक्टिकल मेथड या मेकिंग मॉडल मेथड।